विष्णु और वेलकम टू यू ऑल इन रणथंबोर क्लासेस। हमने अपने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग सॉम पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हो गए थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा। सेकंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टीज हो गई, स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन हो गया। अब स्ट्रेन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, उसके बाद में हुक्स लॉ पढ़ेंगे और जितना टाइम मिलता है उसके आगे टॉपिक हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेन का देखते हैं। स्ट्रेन बेसिक अपने पास में क्या है। स्ट्रेन का फंक्शन रहता है, जैसे एक क्वेश्चन नॉर्मली अपने मन में रहता है और हर किसी के मन में आता है कि पहले स्ट्रेस लगता है स्ट्रेन लगता है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि वैसा ऐसा कुछ है नहीं, दोनों इंटर रिलेटेड है। अभी हुक्स लॉ पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर लेना है कि अगर पहले स्ट्रेस आता है या फिर पहले स्ट्रेन आता है, तो इसको समझो ध्यान से। स्ट्रेस क्या है, जैसे मेरे पास में कोई भी मेटेरियल है, कोई भी बॉडी है, जैसे मैं बॉडी कंसिडर कर लेता हूँ। ये कोई भी अपने पास में बॉडी है, इस पर मैंने कोई लोड लगाया पी, इधर भी लोड ही है, अपने आप लोड आ गया पी। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि अब जब मैं इस पर लोड लगा रहा हूँ पी, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है इधर वाला, ये मान लेता हूँ मैं कोई भी एरिया है इसका, ये ए है, तो स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए। पी कौन सा है, ये वाला पी नहीं है, ये इसका जो रेजिस्ट कर रहा है, इसको जो रेजिस्टेंस लोड है उसको बोलेंगे पी अपॉन वी। ठीक है, हम लिखते हैं रेजिस्टिंग फोर्स, हमने बात की थी। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस पे क्या कर रहा है, लोड लग रहा है, जिस पे लोड आपका एक्ट कर रहा है। तो होगा क्या कि स्ट्रेन क्या है, बेसिकली स्ट्रेन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेन ये है कि अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहा हूँ, किसी बॉडी पर भी लोड लगा रहा हूँ, तो उस बॉडी में की साइज में क्या होगा, चेंज आएगा या चेंज लाने की कोशिश करेगा। अगर बॉडी ज़्यादा स्टिफ है तो चेंज नहीं आएगा, अगर बॉडी स्टिफ नहीं है, उस लोड को बियर करने में कैपेबल नहीं है, तो उसमें क्या जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा, कुछ चेंज आएगा। तो मान लिया पहले अपने पास में बॉडी ये थी, अब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गई, इसकी लेंथ में क्या हो गया, अपने डिफरेंस आ गया, लेंथ में क्या हो गया, इंक्रीमेंट आ गया। अगर टेंसाइल लोड होगा तो लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाएगा, और अगर कंप्रेसिव लोड होगा, अगर उसको कंप्रेस करूंगा तो लेंथ में डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो स्ट्रेन क्या हुआ, बेसिक देखो, एक होता है डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन। इन दोनों, डिफॉर्मेशन की बात करूं मैं, डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन वर्ड सेम नहीं है, इलोंगेशन अलग है, डिफॉर्मेशन अलग है, स्ट्रेन अलग है। तीनों में कंफ्यूजन मत होना। इलोंगेशन का मतलब अलग होता है, डिफॉर्मेशन मतलब आपका डिफॉर्म कितना हुआ, इलोंगेशन मतलब इलोंगेट कितना हुआ। स्ट्रेन इन दोनों वर्ड से अलग है। कैसे अलग है, डिफॉर्मेशन का मतलब हुआ जैसे मैंने इस चौक पे इसको खींचा, पुल किया इसमें, तो लेंथ में चेंज आ गया, तो ये डिफॉर्म हुआ। कितना इलोंगेट हुआ, कितनी इसकी लेंथ में इलोंगेशन आया। डिफॉर्म का मतलब होता है शेप में चेंज होता है, इलोंगेशन का मतलब, इलोंगेशन का जो मेन मतलब होता है वो चेंज इन लेंथ, अलोंग टू लेंथ होता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ए रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसमें जैसे अगर मैं बात करूं, मान लेता हूं कि इसकी पहले लेंथ थी एल, अब इसकी लेंथ हो गई एल प्लस डी एल, एल प्लस डी एल या डेल एल। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा, स्ट्रेन से किससे डिनोट करते हैं हम लोग, स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं आपका एप्सिलॉन से या फिर ई से। एप्सिलॉन ग्रीक लेटर होता है, उससे डिनोट करते हैं या फिर ई से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ई इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ होती है। ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो अब वापस स्ट्रेन की बात करते हैं हम लोग। स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ किसी भी बॉडी पर। तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे करूंगा मैं कि पहले स्ट्रेस लगेगा स्ट्रेन लगेगा, उसका आंसर ये होगा कि जब आप किसी बॉडी पर पहले लोड लगाते हो, तो लोड लगाने से पहले सबसे पहले उसको रजिस्ट करेगा, तो रजिस्ट करेगा तो पहले स्ट्रेस आ जाएगा, उसके बाद में स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो पहले स्ट्रेस आएगा, उसके बाद में स्ट्रेन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं स्ट्रेस का बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्या होती है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये क्या है, रेशियो है, लेस क्वांटिटी। दूसरा हम बात करते हैं इसकी एप्सिलॉन और ए से डिनोट करते हैं। तीसरा क्या है, इट इज़ ए रेशियो। ऐसे ही आप इसको डिफाइंड ऐसे ही करोगे। ठीक है, इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हो गई स्ट्रेन की डेफिनेशन बेसिक, ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप लोग स्ट्रेन को डिफाइन करोगे। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि डिफाइन स्ट्रेन या एक्सप्लेन स्ट्रेन या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये आपको बेसिकली डिफाइन करना है। ठीक है, तो एक बार देख लो वापस, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि एक रेशियो है, डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन से या फिर ई से। इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन क्या होता है,
देखो टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करूंगा तो एक तो वही हो जाएगा अपने पास में जो हमने स्ट्रेस के लिए पढ़ा। फर्स्ट में अपने पास में क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में फर्स्ट आ जाएगा आपका नॉर्मल और सेकंड आ जाएगा शियर। नॉर्मल में क्या होगा कि जब आपकी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगेगा और वो नॉर्मल टू क्रॉस सेक्शन, जो आपका क्रॉस सेक्शन लग रहा है उसके नॉर्मल में एक्ट करेगा, तब उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। ऐसे लोड एक्ट किया पी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी। इसके बाद में जैसे मैंने फोर्स लगाया उसके बाद में उसकी लेंथ में क्या आ गया, थोड़ा चेंज आ गया। मैं मान लेता हूँ कि ये इसमें इतना चेंज आ गया, पहले ये एल था और ये अब हो गया डेल एल, ठीक है, ये एल हो गया। तो अब आपका रेशियो क्या होगा, स्ट्रेन इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, ये हो गया स्ट्रेन का फॉर्मूला। नॉर्मल स्ट्रेन, ये किसकी नॉर्मल स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ, ये क्रॉस सेक्शन टू परपेंडिकुलर लग रहा है, क्रॉस सेक्शन टू परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। सॉरी डियर, है ना, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन में कैसे बात करूंगा, जब शियर स्ट्रेन की बात करूंगा तब हम लोग क्या कैसे करेंगे। देखो शियर स्ट्रेन और स्ट्रेस का मैंने तुम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया था, वापस समझना। शियर की बात करें या टेंजेंशियल की बात करें, ये सरफेस से रिलेटेड है आपस में। जैसे अगर ये कोई ब्लॉक है, ये कोई स्टील की अपने पास में कोई भी प्लेट है और दूसरी स्टील की प्लेट ये है, ठीक है, ये स्टील की प्लेट है। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने मान लिया वेल्डिंग लगा दिया, वेल्डिंग करवा दिया, इसमें क्या करवा दिया, वेल्डिंग करवा दिया, यहाँ से वेल्डिंग करवा दिया इन दोनों को। ये स्टील की ब्लॉक प्लेट थी, ये भी स्टील की प्लेट थी, मैंने दोनों को वेल्डिंग करवा दिया। तब अपने पास में मैं इस साइड से एक फोर्स लगा रहा हूँ पी, एक इस साइड से फोर्स लगा रहा हूँ। अब कौन से एरिया में इसके बीच में रोटेशन हो रहा है, देखो इसको मैं इससे खींच रहा हूँ तो ये वाली प्लेट इधर जाने की कोशिश करेगी, ये वाली प्लेट इधर जाने की कोशिश करेगी। तो एरिया कौन सा हुआ, ये वाला शियर एरिया, जो दोनों के सरफेस के बीच में, जो एक रेस्पेक्ट में, दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक बीच में एरिया होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। वो कैसे हो जाएगा आपका, वो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया था, वो लोड कैसे लग रहा था, उस वाले केस में लोड इधर लग रहा था, तो ये इस एरिया की बात कर रहा था। अब किस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये कैसा हो जाता है, शियर एरिया अपने पास में, ठीक है, या सरफेस एरिया जो बीच में उसके बीच में लग रहा है। जब ये एरिया, इस एरिया को मैं इस लोड से, रेजिस्टिंग लोड से डिवाइड करवा देता हूँ P/A से, तब अपने पास में क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस। ये हो जाता है, जैसे टो से डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से भी डिनोट करते हैं, लेकिन टो इक्वल टू P/A। P कौन सा है, ये डायरेक्ट लोड नहीं है अपने पास में, ये कौन सा लोड है, रेजिस्टिंग लोड, जो रेजिस्टिंग लोड। अब ये हमेशा मैं बात रेजिस्टिंग लोड की करता हूँ, वैल्यू इस लोड की क्यों लिख देता हूँ, इसका लॉजिक ये है कि जब मैं P लिख रहा हूँ ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये इसको रेजिस्टिंग लोड भी इसी की वैल्यू, जितनी एक्शन लगाऊंगा उतनी ही रिएक्शन आएगी। तो मैं हमेशा कैसे लिख देता हूँ, P/A। और अगर आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप स्ट्रेस वाले वीडियो में देख लेना, वहाँ अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया शियर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या हुआ, फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसमें भी P/A है और इसमें भी P/A है, लेकिन चेंज क्या आ रहा है, लोड दोनों की बात कर ली, इसमें भी ये लोड था, इसमें भी ये P लोड था, ठीक है ये, लेकिन एरिया इसमें कौन सा था, एरिया इसमें ये था और इसमें एरिया की ये है, इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, शियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। समझ गए बात को, ये हमारे पास में टाइप हो गए स्ट्रेन के। अब दूसरी में टाइप की बात करते हैं। दूसरे टाइप में अपने पास में आ जाएगा यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, ट्राईएक्सियल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैं बात कर रहा था, बॉडी कोई भी बॉडी ले रहा था तो उसके एक साइड में स्ट्रेस लगा रहा था इस हिसाब से कि भाई ये P लग रहा है इधर, इस साइड में, इस साइड में P लग रहा है। कैसे, ओनली एक एक्सिस थी जिसके अलोंग मैं लोड लगा रहा था। अब मैं बात करता हूँ, अगर ऐसे लोड लग गया तो इधर भी P लग गया, इधर भी P लग गया। तीसरा एक केस और हो सकता है, मान लो अगर अपने पास में ये 3D में है, कोई भी इमेज है अपने पास में 3D में, इसमें तब इसमें एक तो इधर P लग रहा है, एक आपका इसका जो परपेंडिकुलर P लगेगा इस साइड, ऐसे जो ऐसे लगेगा वो इधर P लग रहा है, और दूसरा अपने पास में कौन सी, इस सरफेस पे P हो जाएगा। अब ये ट्राईएक्सियल हो गया। तो एक को एक यूनिएक्सियल, यूनिएक्सियल में हमने कौन सी बात की थी, जिस साइड में एक ही लोड लग रहा है, ओनली एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है। अभी मैं अलोंग टू वाई एक्सिस मान लेता हूँ, ये P लग रहा है, ये P लग रहा है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें, एक टाइप्स ऑफ स्ट्रेन कैसा था अपने, कि लोड कैसे किस एरिया पर डिपेंड कर रहा है, कौन सी नेचर पे लोड लग रहा है, कि शियर लोड लग रहा है या फिर डायरेक्ट लोड लग रहा है, वो था। दूसरा अपने पास में टाइप क्या हो गया, इसको मैं बोल दूंगा यूनिएक्सियल, इसको बोल देंगे हम लोग बाईएक्सियल, इसको बोल देंगे ट्राईएक्सियल, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इनकी हम लोग बात करते हैं किसमें, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ में। जो इससे आगे टॉपिक रहेगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिएक्सियल का देख लेते हैं। यूनिएक्सियल का जो हमने बात की नॉर्मल वाला, अभी जो हमने नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ा था वो यूनिएक्सियल स्ट्रेन का ही टाइप था। बाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जनरलाइज्ड हुक्स लॉ होता है। अब जनरलाइज्ड हुक्स लॉ क्या होता है, उसको पढ़ने से पहले हम लोगों को हुक्स लॉ को जानना पड़ेगा, ठीक है। अब हुक्स लॉ का क्या है,
हुक्स लॉ को समझते हैं, एक बार समझो। हुक्स लॉ में क्या होता है बेसिक, मैंने आप लोगों को बोला कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। जब तक स्ट्रेस नहीं आएगा तब तक स्ट्रेन नहीं आएगा। स्ट्रेस नहीं आएगा इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास में कोई भी बॉडी है, उसमें मैंने लोड लगाया, अब ये बॉडी कोई सी भी बॉडी हो, ये अपने आप को उस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, और कोई भी बॉडी अगर किसी मोशन में तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। बट इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये इसको रेजिस्ट करेगा। कोई भी चीज़ होती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चेंज नहीं चाहती है, वो उसी चीज़, वो इक्विलिब्रियम में चाहती है, वो चाहती है कि इक्विलिब्रियम में रहूँ। लेकिन मैंने कोई फोर्स लगाया तो इस फोर्स को क्या करेगी, वो रेजिस्ट करेगी। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स आएगा और जो एरिया होगा रेस्पेक्ट एरिया, उसका अलग में जो रेस्पेक्टिव एरिया होगा उस दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। अब स्ट्रेस हुआ, वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन वो कब तक रेजिस्ट करेगा। अब जैसे मान लो मेरे हाथ में ये चौक है, मैं इसको खींच रहा हूँ क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, तो ये नहीं। अभी दूसरा सोचो, मेरे हाथ में रबर होता, कोई रबर को मैं खींचता, वो धीरे 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 स्ट्रेस होता रहता, क्योंकि उस रबर में क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं है, वो मैं जो लोड लगा रहा हूँ उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हर कोई बॉडी की एक लिमिट होगी, वो उस लिमिट तक क्या कर लेगी, उसको रेजिस्ट कर लेगी, तो वो उसका स्ट्रेस हो गया। लेकिन एक लिमिट आएगी, वो उसको उस लोड को जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगी, तब अपना क्या हो जाता है, वो वहाँ पे उसमें इलोंगेशन आने लग जाएगा, उसमें डिफॉर्मेशन आने लग जाएगा, या फिर वो ब्रेक भी हो सकती है। अगर कोई ब्रिटल है तो विदाउट एनी इलोंगेशन कोई भी शेप दिखाएगी नहीं, कोई भी चेंज दिखाएगा नहीं, और जस्ट ब्रेक हो जाएगा। अभी जैसे मैं इस चौक को खींचूंगा तो ये स्ट्रेस नहीं होगी, इसमें कोई भी अपने पास में डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, इलोंगेशन नहीं आएगा, और ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये मटेरियल कैसा ब्रिटल है। अब ब्रिटल क्या होता है ये देखने के लिए आप इससे लास्ट वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। ब्रिटल और डक्टाइल वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है हम लोगों ने। ये हो गया अपने पास में, बात करोगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की। अब हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे स्ट्रेस लगाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का क्या स्ट्रेन भी जनरेट होता रहेगा एक लिमिट के बाद में। और वो लिमिट कौन सी होती है, हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो लास्ट का वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही लोड को, उसको डायरेक्ट जो डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो कहाँ तक रहेगा, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से एक लॉ आ जाता है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम हुक है, तो उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हुक्स लॉ। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली, जिसमें डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, ब्रिटलनेस आपका, बाकी आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, और जो नॉन आइसोट्रोपिक था या अनआइसोट्रोपिक था। उसके बाद में ऑर्थोट्रोपिक पढ़ा हम लोगों ने, उसकी ड्यूरेबिलिटी पढ़ ला, स्ट्रेंथ पढ़ लिया, ये करीब पढ़ ली, फटिक पढ़, ये सारी डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद स्ट्रेस का पढ़ लिया हमने अच्छे से, स्ट्रेस के टाइप देख लिए थे, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन लोड, बेस्ड ऑन एरिया, सारे टाइप्स देख लिए थे। उसके बाद में स्ट्रेन को देख लिया। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, जो दोनों का कॉम्बाइंड है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है। अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ की, ठीक है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट कहीं पे ई भी मिलेगा, HWKE भी मिलता है कहीं किसी बुक्स में, हुक्स डायरेक्ट लॉ भी मिलता है, ठीक है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, इसे, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, ये ध्यान रखना ना। ठीक है, ये हो गया। सिग्मा डायरेक्टली, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब जैसे इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हम लोग के पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आपके पास में ई, क्योंकि एक प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट आएगा, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को, आप पहले सिग्मा लिखोगे, ई लिखोगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा लिख दे तो ई प्रोपोर्शनल सिग्मा, तब आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 1/e प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट आएगा, कैपिटल ई है, ये कैसा है, कैपिटल ई, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप लोगों को ये दोनों याद रख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये प्रीफर करो, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फोकस रखो। अब प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, लोअर यील्ड पॉइंट, ये स्टील का, जब हम लोग माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन का पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। प्रोपोर्शनल लिमिट का क्या मतलब हुआ कि जब तक मैं जितना लोड लगाऊंगा स्ट्रेचिंग उतनी ज़्यादा आएगी। अब जैसे मैं इसको जितना ज़्यादा लोड लगाते रहूँगा उतनी ज़्यादा खींचती रहेगी, ठीक है, प्रोपोर्शनल अपने पास में, ठीक है।
इसको जितना ज़्यादा खींचते रहेंगे उसमें क्या होता है, जैसे जैसे मैं खींचूंगा वैसे वैसे स्ट्रेचिंग आती रहेगी। लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या होगा कि मैं उसी लोड पर इसमें इलोंगेशन कंटिन्यूसली आता रहेगा, उसी लोड पे। मतलब मैंने अगर मान लो 1 किलो न्यूटन लगाया कुछ नहीं आया, 2 किलो न्यूटन लगाया कुछ नहीं आया, 100 किलो न्यूटन लगाया थोड़ा स्क्रैच आया, थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रेचिंग हुई, फिर 101 न्यूटन लगाया फिर थोड़ा और हुआ, 102 लगाया फिर थोड़ा और हुआ, 110 तक लगाया उतरा प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। उसके बाद मैंने 150 तक लगाया कि हो रहा है, 150 के बाद देखा कि उसी 150 में बस खींच रहा है, उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है, लोड आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, तब वो प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होगी, वो आपका क्या प्लास्टिक जोन में चला जाता है। ठीक है, उसमें कैसे चला जाता है, प्लास्टिक जोन में। तो आपका ये हो गया प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब जहां तक प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे मैं लोड लगा रहा हूं वैसे वैसे उसमें स्ट्रेचिंग आ रही है, वैसे वैसे उसमें एलोंगेशन आ रहा है, उसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा आपका हुक्स लॉ है। अब हुक्स लॉ में जो ई आया, इस ई को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल ई, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपकी मटेरियल की, मटेरियल की नेचर कैसी है, मटेरियल कौन सी मटेरियल का बना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, और यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, इसको ये भी ध्यान रखना, यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करेगा, ये आपका उस पर डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कौन सी चीज़ का बना है, कौन सी मेटल का बना है। जैसे अगर स्टील के लिए हम ई की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर सॉम में स्टील के लिए पढ़ेंगे, स्टील के लिए अगर आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ई की वैल्यू होती है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ठीक है, न्यूटन पर mm² की जगह आप लोगों को एमपीए भी मिल सकता है, ये मैंने पहले डिस्कस किया है, न्यूटन पर mm² की जगह एमपीए क्यों लेते हैं, और देख लेना कि mm² को जब हम मीटर में चेंज कर लेंगे तब 10⁶ ऊपर चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट कन्वर्जेशन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा, ये ई है क्या, बेसिक जो कैपिटल ई है, यंग्स मॉडुलस है, ये का अगर ई को मैं स्टिफनेस बोलूँ ना डायरेक्ट, कि ई जितना ज़्यादा आपका होगा उतना ज़्यादा मेटेरियल कैसा होगा, स्टिफ होगा। जैसे अगर ई की बात करूँ कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ई की वैल्यू अगर मैं बात करूँ अपने पास में 100 kPa से स्टार्ट होती है, किलो पास्कल से, जिसको जेल बोलते हैं ना हम लोग, जेलो, इसको पूरा वर्ड होता है जेलो। इसके लिए कितनी होती है, 100 kPa से स्टार्ट होती है, 100 किलो पास्कल से लेकर स्टील तक जाती रहती है, और भी वैल्यू आगे जाती रहती है। जैसे अगर एल्यूमिनियम की देखें, कॉपर की देखें, तो 1/3 होती है, 1/2 होती है स्टील के लिए, स्टील के कंपेरिजन में। तो क्योंकि वो मेटेरियल उतने ज़्यादा स्टिफ नहीं होती है, स्टील अपने पास में ज़्यादा स्टिफ होता है, स्टील इकोनॉमिकल भी पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ को में हमने क्या पढ़ा, हुक्स लॉ इज डायरेक्ट, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ये ध्यान रखना, सिग्मा डायरेक्टली स्ट्रेस हो जाएगा, और यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, ई आ जाएगा, ई किस पे डिपेंड करेगा, ई एस इक्वल टू 2.1। ये मैं फिर से लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब आप लोगों को बाई डिफॉल्ट यही वैल्यू लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना है ना। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। आपको अच्छा लगता है लेक्चर तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलो टिल देन बाय।